गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। देखो एरिस्टोटल पहला टॉपिक है एरिस्टोटल्स फैलेसी। एरिस्टोटल की क्या फैलेसी थी? इन्होंने बताया था, ये ग्रीक थिंकर थे एरिस्टोटल। ही टोल्ड दैट सम एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू कीप अप मूविंग अ बॉडी। हमें कुछ बाहरी बल की आवश्यकता होती है। किस चीज़ के लिए? बॉडी को मोशन में रखने के लिए। ओके, सम एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग अ बॉडी। जैसे एग्जांपल, एन एरो शॉट फ्रॉम बो। एक तीर निकला हुआ धनुष से कि फ्लाइंग होता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, ये आपको पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। इफ अ बॉडी इज इन मूविंग देन इट विल रिमेन इन मूविंग, और इन रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट पोजीशन वेदर एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो अब एक लॉ आया, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो ये क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि इनर्शिया हिंदी होती है जड़त्व। बॉडी प्रॉपर्टी का मतलब है कि इट अपोजेज एनी चेंज ऑन इट्स स्टेट। कोई भी चीज़ हो, वो अपने में परिवर्तन करने पर उसका अपोज करती है, विरोध करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, कोई टीचर है या मैं टीचर हूँ, जैसे पढ़ाने जा रहा हूँ, चौक उठा रहा हूँ। ठीक है, तो चौक भी क्या करती है? पहले चूंकि हम उसके पोजीशन को चेंज करने जा रहे हैं, तो वो भी क्या करती है? अपोज करती है। अपोज करती है, तो इससे क्या होता है कि लेकिन मेरा फोर्स ओवरकम करता है उसके फोर्स को, और वो आसानी से लिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया याद रखना कि मोर द मास द इनर्शिया विल बी मोर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मास ऑफ अ बॉडी इज मीजर ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ बॉडी इनर्शिया क्या बताती है? मीजर करती है। इनर्शिया क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट इन इट। जो उसमें मास है, जितना मास है लगा हुआ है, वही उसका इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, और वेट क्या होता है? बाई विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। वेट क्या होता है? जिसके द्वारा पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, पैसेंजर इनर्शिया का एग्जांपल है, पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड्स व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। जब कोई चलती हुई बस में पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो जब वो सडनली ब्रेक लगाती है तो पैसेंजर क्या करता है? आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया उसमें वो चेंज के लिए एग्री नहीं होता है, और वो आगे की तरफ, देखो इनर्शिया तो स्टॉप है, रुका हुआ है, और ब्रेक लगाया तो मोशन आगे की तरफ हुआ, सॉरी आगे की तरफ उसने पैसेंजर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑन रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मैंने बताया कि एवरी बॉडी रिमेन इट इन इट्स इनिशियल स्टेट। ठीक है, कोई भी चीज़ अपनी वास्तविक अवस्था में ही रहनी चाहती है। जैसे किसी भी बॉडी को आपने बॉल को बैट से हिट किया, तो वो भी क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, और एफ नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तब तक वो क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। ठीक है, उसी तरीके से न्यूटन सेकेंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टाइम ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है, जो चेंज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। देखो अभी तक हमने टेंथ में क्या पढ़ा है? बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। लेकिन इसमें बेसिकली पढ़ोगे कि ये आया कहाँ से। ठीक है, एफ बराबर एम ए कहाँ से यूज़ हुआ है? देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। लेकिन देखो ये होता क्या है, तो ये इससे समझोगे आप। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ये कर दिया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला हम सब जानते हैं, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। पी इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दिया एम इंटू वी। और डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मीन्स टी टू माइनस टी वन, तो टी टू अपॉन टी वन हो गया। तो एफ इज इक्वल टू एम, और देखो वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तभी तो मोमेंटम चेंज होगा, तो वो भी डेल्टा वी हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर ऐसे देखिए, ये भी यहाँ पर क्या है? डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको शो करते हैं यू से, तो वी माइनस यू हो गया। ओके,
तो F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए ये फार्मूला आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, ये वाला v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। ये किसका फार्मूला है? एक्सीलरेशन का फार्मूला है ये, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी हो गया, ओके। तो इसकी जगह पे a पुट कर दोगे तो F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से न्यूटन का सेकेंड लॉ प्रूफ होकर के आता है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी, ओके ओके। नेक्स्ट होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? हाँ, एक चीज़ और देखना है, तो यूनिट तो एफ है तो मीन्स ये न्यूटन ही होगी। दूसरी निकालना चाहते हो तो एम की किलोग्राम, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स की हिंदी होती है आवेग। इम्पॉर्टेंट है, बच्चे इम्पल्स में और मोमेंटम में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, ठीक है। देखो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम विच इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। जो किसी भी वो टाइम जो किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज करता है, तो जो थोड़े समय के लिए लगता है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन चेंज इन मोमेंटम। तो आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाता है, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या आप कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एवरी एक्शन, ये आपको पता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन shows इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबको पता है ना कि एवरी फोर्स, किसी भी चीज़ पर अगर हम लोग एक्शन करेंगे तो वो भी हम पे क्या करती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करती है, ओके। जैसे ये देखो एक बॉक्स दिख रहा है, इस पर F न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगा है, तो ये तो जो आगे की तरफ फोर्स लगा हुआ है, इसमें पीछे की तरफ भी क्या लग रहा है, सेम, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। और अगर ये बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है तो F नेट क्या हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, F नेट जीरो, मीन्स कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो रहता है, ठीक है। F नेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये होता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ लीड्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझाता हूँ, इसको आपको नोट्स बनाना है, समझना सिर्फ मेरा है। जैसे ये देखिए, ये मैंने कहा ये एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, ठीक है। तो समझिए कि ये आगे की तरफ मूव कर रही है, ये अभी इससे आगे है, ये ए बॉल है और ये बी है, ये आगे की तरफ मूव कर रही है। देखो इसे आप लोग नोट्स बनाने में लोगे, इसको समझने के लिए। इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि 15 मीटर पर सेकंड है और इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हैं। तो देखो चूंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इसको क्या करेगी, हिट करेगी, ये ब्लू बॉल इसको हिट करेगी। और हिट करने के बाद देखोगे जब अगला फिगर बनेगा आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी 20, ठीक है। लेकिन जो समझने वाली बात थी कि कंजर्वेशन कहाँ से हो रहा है, तो देखो कंजर्वेशन हो रहा है कैसे, क्योंकि हिट करने के बाद इनकी कंजर्वेशन सिर्फ मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन वो है कांस्टेंट। जैसे पहले के लिए लगाओगे क्या, m1 v1, सभी लोग जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला p इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। लेकिन यहाँ पे दो पार्टिकल है तो m1 v1, और सेकंड के लिए m2 v2। लेकिन चूंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u सपोज करके चल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग u कर लेंगे, ठीक। अब कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद यही वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज है। समझो दो बच्चे हैं और एक के पास पहले 20 रुपये है और एक के पास है 10 रुपये, ठीक है। लेकिन जब झगड़ा हुआ, इन लोगों में लड़ाई हो गई, तो अब बी वाले के पास आ गया 20 और ए वाले के पास 10 आ गया। लेकिन नेट क्वांटिटी क्या रही बताओ, 30। नेट क्वांटिटी क्या रही, 30। पहले भी 30 थी, आफ्टर कोलिजन भी 30 ही रही। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व थ्रू आउट द
रिएक्शन थ्रू आउट द होल प्रोसेस, पूरी प्रोसेस के दौरान जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, इट विल नेवर बी चेंज। ठीक है, ये देखो यही एग्जांपल समझाया भी हुआ है। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 बिफोर कोलाइड आफ्टर कोलिजन। फिर तो क्या हो जाएगा m1 v1 m2 u2। जब लास्ट में आप लोग इसको सॉल्व करके निकालोगे जो मैंने बताया है तो यही आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। देखो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो m1 v1 माइनस m1 v1, और जब इसको कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में v1 माइनस v1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, v2 माइनस v2। v हम लोग जानते हैं v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। एक मिनट, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। आई थिंक अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर है इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। देखो पार्टिकल का इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था। किसी भी चीज़ की साम्य अवस्था क्या होती है, इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ये देखो कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम होगी, साम्य अवस्था में होगी, तो मीन्स उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है, तभी वो क्या होगी, साम्य अवस्था में होगी। जैसे ये एक सपोज कर लो ये एक बॉडी है और इस पे इधर भी 3 न्यूटन का फोर्स, इधर भी 3 न्यूटन का फोर्स, तो जब ये इक्वल एंड अपोजिट है तो जब ऐड करोगे तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, तभी ये बॉडी क्या हो पाएगी, इक्विलिब्रियम में हो पाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल।